तो कैसे हो मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स? हाँ, 10th खत्म हो गया, अब 11th स्टैंडर्ड में आ चुके हो, ऊपर से साइंस ले लिया, मन में डर है? अरे क्या डरना है यार इसमें। तो अब मैं तुम लोग को यहाँ पर बायोलॉजी सिखाने वाला हूँ। तो बच्चा लोग 9th-10th में जो साइंस हो रहा था उसमें सब मिक्स था, बायोलॉजी मिक्स था, फिजिक्स मिक्स था, केमिस्ट्री मिक्स था, है कि नहीं? तो अब यहाँ पर हर चीज अलग हो जाएगी। बायोलॉजी पूरा एक अलग है, केमिस्ट्री पूरा अलग है, फिजिक्स पूरा अलग है। पता है बायोलॉजी केमिस्ट्री सबके पार्ट्स भी होते हैं। जैसे कि बायोलॉजी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, बायोलॉजी बॉटनी और जूलॉजी इसमें डिवाइडेड है। अब बोलोगे सर बॉटनी जूलॉजी क्या होता है? तो बच्चा लोग बॉटनी का मतलब प्लांट की स्टडी और जूलॉजी का मतलब एनिमल्स की स्टडी। समझ में आ रहा है? तो बायोलॉजी का मतलब भी क्या होता है वो भी पता होना चाहिए। तो बायो का मतलब होता है लिविंग और लॉजी का मतलब होता है स्टडी, मतलब लिविंग थिंग्स की स्टडी करना। अब लिविंग थिंग्स की स्टडी कर रहे हो तो उसमें बॉटनी और फिर तुम्हारा आ गया जूलॉजी, बॉटनी में प्लांट, जूलॉजी में एनिमल्स। एकदम सिंपल। बच्चा लोग डरना नहीं है, ठीक है? बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं ना जिनको बॉटनी पसंद नहीं आता, बोलते यार बॉटनी प्लांट मजा आता है बॉटनी में भी, और जूलॉजी तो चुम्बेश्वरी बहुत ज्यादा मजा आता है जूलॉजी में। ठीक है बच्चा लोग, तो हम लोग यहाँ पर ये चीज अभी पढ़ेंगे। अभी 11th में आ गए हो, है कि नहीं? तो अब बच्चा लोग जैसे 10th में था ना, शॉर्ट था, अब यहाँ पर थोड़ा सा डीप में हम लोग जाएंगे। जैसे कि आज का ही लेसन देख लो, लिविंग वर्ल्ड है। तो लिविंग वर्ल्ड बचपन में तो हर किसी ने मतलब लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर डिफरेंशिएट तुम यूं कर लेते थे। लिविंग थिंग्स कैन मूव, नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव, ऐसे 10-15 सेंटेंस तुम बना सकते थे, है ना? यहाँ पर थोड़ा सा टॉपिक ऊपर जाएगा, ठीक है? ऊपर जाएगा इन द सेंस एक लेवल अप होएगा, उसमें हम लोग पूरा पढ़ेंगे लिविंग वर्ड, सारे क्लासिफिकेशन वगैरह सब देखने वाले हैं हम लोग इस लेसन में। ठीक है बच्चा लोग, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग लेसन। डरना नहीं है, एकदम ब्रेव रहना है, नीट भी क्रैक करेंगे, बस चैनल के साथ बने रहना। चलो पहला लेसन स्टार्ट करते हैं। तो चलो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हमारा क्लास 11 का पहला चैप्टर जो है लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, तो बच्चा लोग ये लिविंग वर्ल्ड होता क्या है ना? लिविंग वर्ल्ड मतलब जिंदा दुनिया, पहले मन में यही आ रहा होगा। यहां पर लिविंग वर्ल्ड से ये बायोलॉजी वाले हमको बताना चाहते हैं। पहली बात तो बायोलॉजी 11th में आए हो ना, तो बायोलॉजी का मतलब क्या है पहले तो वो जानना जरूरी है, फिर लिविंग वर्ल्ड पे आते हैं। सबसे पहले बायो का मतलब ही होता है लिविंग, बायो का मतलब होता है लिविंग, और लॉजी मतलब स्टडी, मतलब लिविंग थिंग्स के ऊपर स्टडी करना। अब किस प्रकार की स्टडी करना है ना? तो स्टडी जो करना है वो हमको मॉर्फोलॉजिकली, मतलब फिजिकल बॉडी कैसी है, फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा है, हर ऑर्गेनिज्म का अलग अलग होता है। किसी ऑर्गेनिज्म को 8 पैर होते हैं, किसी को 4 पैर होते हैं, किसी को 2 पैर होते हैं। हर ऑर्गेनिज्म का बॉडी टाइप अलग अलग दिखता है, कोई स्केलेटन वाला है, कोई फेदर वाला है, किसी को बहुत ज्यादा फर है। ऐसे अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म है हमारे पास, हमारे अर्थ में। सेम ऐसे ही अगर देखा जाए तो जिस तरीके से हमने बोला, ये मैंने मॉर्फोलॉजिकली बोला मतलब फिजिकल अपीयरेंस, ऐसे इंटरनल भी सबका अलग अलग रहता है। इसे हम कहते हैं एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी एंड मतलब एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ऐसा। तो एनाटॉमी भी सबका अलग अलग रहेगा, सबके अंदर के इंटरनल ऑर्गन्स भी सबके अलग अलग रहेंगे, अलग अलग काम करेंगे। जैसे कि हम इंसानों का हार्ट 4 चेंबर का होता है, फ्रॉग का 3 चेंबर का होता है ना? ऐसे किसी का 2 चेंबर का होता है, तो किसी का 1 चेंबर का ही होता है। समझ रहे हो बच्चा लोग? अब तो किसी का 13 चेंबर, 14-15 चेंबर ज्यादा भी होते हैं। तो इंटरनली भी सबका बॉडी डिफरेंट है। इन सब के ऊपर स्टडी करने को ही हम लोग कहते हैं बायोलॉजी। तो बच्चा लोग बायोलॉजी का मतलब अब समझ गया होगा। अच्छा, अब हमको यहाँ पर बोर्ड वाले जब बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं तो बायोलॉजी में हमको अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर पढ़ना है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म का बॉडी टाइप कैसा है, इंटरनल ऑर्गन, एक्सटर्नल ऑर्गन वगैरह सब पढ़ना है। तो उसके लिए पहले तो जानना पड़ेगा कि लिविंग वर्ल्ड में क्या है, हमारे इस अर्थ में क्या क्या होता है। अर्थ में बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना? तो सबके बारे में पढ़ना इम्पॉसिबल है। पहली बात तो हर किसी के बारे पॉसिबल है हर चीज पर, लेकिन कैसे पॉसिबल है? तो सबको अगर हम लोग क्लासिफाई कर दे तो पॉसिबल है, सबको डिफरेंट ग्रुप में बांट दे तो पॉसिबल है। तो यहां इस लेसन में हम लोग लिविंग वर्ल्ड में यही स्टार्टिंग से ही
कैसे लिविंग वर्ल्ड में कितने अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चा, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो उससे पहले लिविंग वर्ल्ड मतलब अर्थ, ठीक है। अच्छा, अर्थ में दो ही चीजें हैं, पहला लिविंग थिंग्स है, दूसरे नॉन लिविंग थिंग्स है। ये दो चीज की वजह से पूरा अर्थ है, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। बायोलॉजिकल टर्म्स में लिविंग और नॉन लिविंग का नाम थोड़ा अलग हम लोग लेते हैं, ठीक है। हम लोग जैसे कि लिविंग वर्ल्ड है, तो लिविंग वर्ल्ड में हम लोग यहां पर दो चीज, लिविंग थिंग्स को हम लोग कहेंगे बायोटिक और नॉन लिविंग थिंग्स को कहेंगे हम लोग अबायोटिक, ठीक है। तो लिविंग थिंग्स बायोटिक, नॉन लिविंग थिंग्स अबायोटिक। अच्छा, यहां पे सारे लिविंग थिंग्स आ गए, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म आ गए। अबायोटिक में क्या क्या आएगा? बोलोगे सारे नॉन लिविंग थिंग्स, ऑब्वियसली नॉन लिविंग थिंग्स, लेकिन बहुत जो मेन नॉन लिविंग थिंग्स, ऐसे नॉन लिविंग थिंग्स जिसके ऊपर बायोटिक वाले डिपेंडेंट है, नॉन मतलब लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर डिपेंडेंट है। ऐसे ऐसे कौन से नॉन लिविंग थिंग्स है जिसके ऊपर हम डिपेंडेंट है, अबायोटिक कंपोनेंट? तो उसमें सबसे पहले है हमारा एयर। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को सांस लगेगा, है ना। एयर वो लेता है, इनहेल करता है, एक्सहेल करता है। एयर एक नॉन लिविंग थिंग्स है बट हमारे लिए जरूरी है। अच्छा, अब सेम एयर के बाद हमको लगता है वाटर। अब वाटर भी बहुत सारा है ना, लेक फॉर्म में है, रिवर, सी, अलग अलग टाइप के वाटर है। बट वाटर भी एक अबायोटिक कंपोनेंट है, बट लिविंग थिंग्स को नेसेसरी है जिंदा रहने के लिए। लिविंग थिंग्स इन्हीं के ऊपर डिपेंड है। तीसरा हमारा है सॉइल, तीसरा हमारा है सॉइल। सॉइल भी जरूरी है भाई, अलग अलग तरीके के सॉइल होते हैं जिसपे हम लोग प्लांटेशन करते हैं, मतलब हम लोग सॉइल के ऊपर भी डिपेंडेंट है। सॉइल के बाद क्या होना चाहिए? सॉइल के बाद है सनलाइट। सनलाइट के ऊपर भी लिविंग थिंग्स डिपेंडेंट है सारे, है कि नहीं। सनलाइट होगा तो हमको दिखेगा, सनलाइट होगा तो प्लांट अपना खाना बना पाएगा, फोटोसिंथेसिस कर पाएगा, है कि नहीं बच्चा लोग। तो ये दो डिवीजन हो गए बायोटिक और अबायोटिक के, समझ में आ रहा है? बायोटिक और अबायोटिक। अबायोटिक में एयर, वाटर, सॉइल एंड सनलाइट आएगा। अच्छा बच्चा लोग, अब ये तो समझ में आ गया कि कैसे अबायोटिक के ऊपर बायोटिक वाले डिपेंडेंट है। लेकिन मेरे को एक बात बताओ, आप बताओगे कैसे कि हाँ ये चीज लिविंग थिंग है, ये चीज नॉन लिविंग थिंग है? ये 5th स्टैंडर्ड में, 4th स्टैंडर्ड में या उससे ऊपर वाली क्लास में तुमको बहुत बार बोला रहेगा, है ना, कि लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं। और सबने बच्चों वाले आंसर दिए ही होंगे एक बार कि लिविंग थिंग्स मूव कर सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स मूव नहीं कर सकते, है ना। बहुत सारी लिविंग थिंग्स खाना खा सकते, दे कैन ईट, नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट ईट, है कि नहीं। तो ये से बच्चों वाले ऐसे 5-6 अपने मन में सोचो, अलग अलग बच्चों वाले ही रीजन सोचो कि हाँ लिविंग थिंग्स डांस करेंगे, नॉन लिविंग थिंग डांस नहीं करेंगे, जो भी मन में आ रहा है सोचो। अच्छा, अब ये सारे बच्चों वाले सब मन में आए, थोड़ा साइंटिफिक वे में हमको जाना है। साइंटिफिक वे में अभी कैसे, है ना। तो यहां पर एक लिविंग थिंग्स को कैसे कंसीडर किया जाता है कि हाँ ये चीज लिविंग थिंग है। ऐसी लिविंग थिंग्स के अंदर ऐसी क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिससे हमको पता चल जाए कि हाँ ये चीज लिविंग थिंग है और ये चीज नॉन लिविंग थिंग है। तो ऐसी कुछ बेसिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो हम लोग इसे कहते हैं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। तो यहां पर हम लिखेंगे बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। ठीक है बच्चा लोग, क्या कहेंगे इसे? बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। अब बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ में क्या क्या होता है? बेसिक, इसको मैं मिटा देता हूं बच्चा। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ में, है ना, एक लिविंग थिंग है, ये कैसे पता चलेगा? तो वो है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ से। ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहला एक लिविंग बीइंग कैसे कहलाएगा? उसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी होनी चाहिए मेटाबॉलिज्म। पहली प्रॉपर्टी होनी चाहिए मेटाबॉलिज्म। अच्छा, आप सब लोग सोच रहे हो कभी ना कभी तो मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ा होगा। चलो पढ़ा नहीं, सुना तो होगा, भले ही याद ना हो, मैं अभी बता देता हूं। सुना तो है मेटाबॉलिज्म क्या होता है। चलो अब मैं ऐसा मानता हूं कि आपको वो भी नहीं पता मेटाबॉलिज्म, तो चलो मेटाबॉलिज्म क्या होता है। मेटाबॉलिज्म का पहले हम लोग एक डेफिनेशन देख लेते हैं। मेटाबॉलिज्म का डेफिनेशन है कि सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन in our body
इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन इन अवर बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। मतलब हमारे बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं, जितने भी, ठीक है, जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं उसे ही हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब बोलोगे सर केमिकल रिएक्शन मतलब क्या, बॉडी में क्या HCl ये सब मिक्स होता है क्या, कोई मिक्स करता है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। केमिकल रिएक्शन इन द सेंस, यहां पे मेटाबॉलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू में कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म इज इक्वल टू मेटाबॉलिज्म। अब बोलोगे सर अब अलग से फिर से क्या अलग नाम दे दिया, कैटाबॉलिज्म है ना, क्या होता है ये? तो पहले पॉइंट पे आते हैं। पहला मैंने बोला कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या होता है पहले अब वो जान लेते हैं। चलो बच्चा लोग, कैटाबॉलिज्म मतलब क्या? देखो, कैटा मतलब काटा, कैटा मतलब काटा, बॉलिज्म मतलब डाइजेस्ट किया, काट के डाइजेस्ट किया। एग्जाम्पल, पहले इसका डेफिनेशन लिख देते। कैटाबॉलिज्म मतलब मेकिंग ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल फ्रॉम कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। मेकिंग ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल फ्रॉम कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? कैटाबॉलिज्म। मतलब क्या है ना सर, मतलब क्या? अभी आपके मन में आ रहा है सर, मेकिंग ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल फ्रॉम कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल उसको कैटाबॉलिज्म कहते हैं। बच्चा लोग मतलब ये, जैसे समझो आप लोगों ने रोटी खाई, ठीक है, एक रोटी दो रोटी खाई कुछ, ठीक है, सपोज 2 रोटी खाई है। अभी रोटी किससे बनी हुई है? गेहूं की। गेहूं के अंदर क्या है? स्टार्च है। स्टार्च क्या है? स्टार्च एक तरीके का पॉलीसैकेराइड है। क्या है? पॉलीसैकेराइड। बच्चा लोग मैं पॉली बोल रहा हूं, पॉलीसैकेराइड है ना। पॉलीसैकेराइड मतलब शुगर मॉलिक्यूल है, बट पॉली मींस मेनी। पॉली का मतलब होता है मेनी, है ना, और सैकेराइड मतलब शुगर। तो स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड मतलब बहुत सारे शुगर से बना है, मतलब स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हो गया। जब आप लोग रोटी खाते हो, है ना, जब आप रोटी खाते हो तो हमारी बॉडी उस स्टार्च का ब्रेक डाउन करती है, उस पॉलीसैकेराइड को ब्रेक डाउन करके उसको मोनोसैकेराइड बनाती है, और स्टार्च का मोनोसैकेराइड है ग्लूकोज। स्टार्च का मोनोसैकेराइड है ग्लूकोज, है कि नहीं? तो हमारी बॉडी ने क्या किया, हमने रोटी खाई मतलब हमने स्टार्च खाया, स्टार्च हमारे बॉडी में गया, ब्रेक डाउन हुआ, ब्रेक डाउन होके वो ग्लूकोज बन गया। मतलब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल था स्टार्च, बॉडी के अंदर गया, ब्रेक डाउन हुआ, क्या बन गया? सिंपल मॉलिक्यूल, जो क्या था? ग्लूकोज। इसे ही कहेंगे हम कैटाबॉलिज्म। समझ में आया बच्चा लोग? इसे क्या कहेंगे? कैटाबॉलिज्म। अच्छा, अब ये हो गया कैटाबॉलिज्म का। अब पढ़ते हैं एनाबॉलिज्म क्या होता है। बच्चा लोग, एनाबॉलिज्म का भी एकदम सिंपल मतलब है। एनाबॉलिज्म मतलब मेकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फ्रॉम सिंपल मॉलिक्यूल। ठीक है, मेकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फ्रॉम सिंपल मॉलिक्यूल, इसी को ही हम कहते हैं एनाबॉलिज्म। अच्छा बच्चा लोग, अभी ये एनाबॉलिज्म में एग्जैक्टली मैं हिंदी में बता देता हूं कि हो क्या रहा है इसमें एनाबॉलिज्म में। देखो, मैंने कैटाबॉलिज्म में क्या बोला था कि हमने सपोज 2 रोटी खाई, ठीक है, तो 2 रोटी के स्टार्च का ब्रेकडाउन हुआ, हमको मिला ग्लूकोज, है कि नहीं? ग्लूकोज मिला। अच्छा, ऐसा मान लो सपोज मेरा एक फ्रेंड है शबरी, ठीक है, अच्छा, उसके बॉडी की रिक्वायरमेंट है 2 रोटी की, 2 रोटी में उसका पेट भर जाना चाहिए, ठीक है, उसकी बॉडी को जितना भी ग्लूकोज मिलना चाहिए उसको एनर्जी के लिए उसको मिल गया, बट उसने खाई 4 रोटी, ठीक है, मतलब उसने 2 रोटी एक्स्ट्रा खाई है। अच्छा, अब 2 रोटी एक्स्ट्रा खाई तो उसकी बॉडी ने क्या किया, पहले तो चारों रोटी का ब्रेकडाउन ग्लूकोज में कर दिया, बट उसकी बॉडी को 2 रोटी के ही ग्लूकोज की जरूरत थी, तो बाकी का जो 2 रोटी एक्स्ट्रा ग्लूकोज बचा उसका क्या करेगा? फेंक देगा क्या? एक्सक्रीट कर देगा? नहीं, यहां पे बॉडी अब इस ग्लूकोज को स्टोर करके रखेगी। क्या करके रखेगी? स्टोर करके रखेगी। कैसे स्टोर करके रखेगी? तो वो उसको स्टोर करके रखेगी ग्लाइकोजन के फॉर्म में। मतलब देखो, ये सपोज मेरा पॉलीसैकेराइड है, ठीक है, ये मेरा स्टार्च है। स्टार्च जो है पॉलीमर है, मतलब पॉलीमर बोले तो बहुत सारे चेन से बना हुआ, ठीक है, तो
इस तो अब कैटाबॉलिज्म में क्या हुआ, ये ऐसा ब्रेक हुआ तो ये 1 बन गया, ये 2 बन गया, तो सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऐसे अलग अलग बन गए। ठीक है, अच्छा शबरी ने कितनी रोटी खाई, 4 रोटी, 2 रोटी का उसका एक्स्ट्रा यूज हो गया है, 2 रोटी उसको मिल गया, 2 रोटी उसका एक्स्ट्रा बच गया है, 2 रोटी का ग्लूकोज। अब बॉडी उसकी फेंक तो देगी नहीं वो ग्लूकोज, तो उसकी बॉडी क्या करेगी, उस ग्लूकोज को पकड़ के रखेगी, मतलब उसको मिक्स कर देगी, उसके ग्लूकोज को मिला देगी और अब उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ग्लाइकोजन में बना देगी और उसके सेल्स में उसको स्टोर करके रखेगी ग्लाइकोजन के फॉर्म में। अच्छा इसका फायदा क्या हुआ, इसका फायदा क्या हुआ, क्यों किया उसकी बॉडी ने ऐसा, ताकि देखो आज शबरी को 4 रोटी मिल गई, ठीक है, कल सपोज उसको उपवास करना है तो कल तो वो खाना नहीं खाएगा, है कि नहीं। अच्छा अब कल वो खाना नहीं खाने वाला है तो कल उसकी बॉडी को तो फिर खाना मिलने वाला है नहीं, तो उसकी बॉडी को एनर्जी कहां से मिलेगा, उसकी बॉडी को एनर्जी मिलेगा कि कल जो उसने 2 रोटी एक्स्ट्रा खाई थी उसका बॉडी ने तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बना के रखा, तो जब आज वो उपवास करेगा तो उसको एनर्जी नहीं मिलेगी, तो उसकी बॉडी एनर्जी रिलीज कहां से करेगी, एक्स्ट्रा ग्लाइकोजन जो उसने स्टोर करके रखा था उसका ब्रेकडाउन करेगी और उसको ग्लूकोज मिलेगा, तो आज के दिन वो सर्वाइव कर लेगा। समझ रहे बच्चा लोग, आज के दिन वो सर्वाइव कर लेगा, है ना। बहुत लोग उपवास करते हैं, कुछ लोग होते हैं नवरात्रि में 9 दिन का उपवास करते हैं, कैसे कर लेते हैं, उनकी बॉडी, है ना, कुछ लोग रोजा रखते हैं तो रोजा में वो लोग पूरा दिन नहीं खाते हैं, सीधा शाम को खाते, तो पूरा दिन उनको ताकत कहां से आता है, पूरा दिन सर्वाइव करने के लिए एनर्जी कहां से बनती है, तो उनकी बॉडी ने पहले से एक्स्ट्रा स्टोर करके रखा था ग्लूकोज ग्लाइकोजन के फॉर्म में, वही बाद में यूज करते हैं। इसे कहते हैं एनाबॉलिज्म। मतलब एनाबॉलिज्म में क्या हुआ, ग्लूकोज जो सिंपल मॉलिक्यूल था वो कन्वर्ट हुआ ग्लाइकोजन में, मतलब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में। अब बच्चा लोग ये हो गया एनाबॉलिज्म, तो कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म, इन्हीं दोनों का मिक्सचर होता है मेटाबॉलिज्म। समझ में आ रहा है, तो सम ऑफ कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म इज इक्वल टू मेटाबॉलिज्म। अच्छा बच्चा लोग, अब मेटाबॉलिज्म जो होता है ये मेरे को बताओ, क्या ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग में होगी या कोई नॉन लिविंग थिंग भी कर सकता है, नॉन लिविंग थिंग कर सकता है क्या मेटाबॉलिज्म, नहीं कर सकता, कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स नहीं कर सकता। करके देख लो, तुम्हारा बुक होगा, बुक के पास रोटी डाल दो, क्या वो रोटी पचाएगा बुक वो रोटी खाएगा क्या, नहीं खाएगा, एक दिन रख के रखो। अच्छा अब वही रोटी अपने मुंह में डालो और चबाओ और निगल लो, वापस से वैसी रोटी निकाल सकते हो क्या, नहीं, क्योंकि वो मेटाबोलाइज हो गई, पच गई। तो पचन, मेटाबॉलिज्म, ये एक लिविंग बीइंग की प्रॉपर्टी है। तो हमारा पहला क्या है फिर, मेटाबॉलिज्म। ठीक है, लिविंग बीइंग की पहली प्रॉपर्टी क्या हुई, मेटाबॉलिज्म। अब लिविंग बीइंग की दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी, है ना, लिविंग बीइंग की दूसरी प्रॉपर्टी हम कैसे पहचानेंगे कि ये चीज लिविंग है नॉन लिविंग है। तो पहला तो मेटाबॉलिज्म है, पहला मेटाबॉलिज्म, दूसरा क्या होना चाहिए, तो दूसरा है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दूसरा है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या होता है वो जान लेते हैं। ठीक है, तो बच्चा लोग देखो, फ्रॉम बर्थ ऑनवर्ड्स, जब से हम पैदा हुए हैं, है ना, हम जैसे ही पैदा हुए हैं, पैदा होते ही हम बढ़ रहे हैं, है ना, लेकिन एक सर्टेन अमाउंट तक ही बढ़ते हैं हम लोग, ऐसा नहीं कि मतलब बढ़ते ही जाते हैं, लेकिन ग्रोथ तो हो रही है ना, हम बड़े हो रहे हैं, हम डेवलप हो रहे हैं, हमारा ब्रेन डेवलप हो रहा है। बचपन में जब हम थे, है ना, तो पानी को हम लोग क्या कहते थे, पानी चाहिए तो हम लोग कहते मम्मी मम देना, लेकिन अभी बड़े हो गए हो, अभी मम्मी को बोलो मम्मी मम देना, मम्मी चाटा देगी, बोलेगी इतना बड़ा हो गया है ना। अगर अभी बोलोगे मम्मी मम देना तो मम्मी बोलेगी तो डेवलप नहीं हुआ क्या ब्रेन से, है ना। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ दिखाता है, मतलब वो बढ़ रहा है, वो डेवलप हो रहा है ना, उस वो भी मतलब एक लिविंग बीइंग की प्रॉपर्टी हो गई, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब समझ में आ रहा है। अच्छा बच्चा लोग, लेकिन ये जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है ना, एक लिविंग बीइंग की हम लोग कहेंगे कि ये प्रॉपर्टी है, सही बोल रहे हो। पर मेरे को एक बात बताओ, क्या ये लिविंग बीइंग की डेफिनाइट प्रॉपर्टी हो सकती है, डेफिनाइट। अब बोलोगे सर डेफिनाइट प्रॉपर्टी मतलब क्या, डेफिनाइट प्रॉपर्टी मतलब जो लिविंग बीइंग है उसके अंदर ये प्रॉपर्टी तो होनी ही चाहिए, समझ में आ रहा है। दूसरा कोई ऑर्गेनिज्म इसको नहीं कर, मतलब दूसरा कोई नॉन लिविंग इसको नहीं करना चाहिए। तो अब बताओ, क्या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट लिविंग थिंग की डेफिनाइट प्रॉपर्टी है, नहीं है बच्चा लोग। अब तुम लोग बोले कि सर ऐसे कैसे, हाँ बहुत सारे ऐसे, कोई मैंने नहीं देखा जो मतलब नॉन लिविंग और ग्रो हो रहा है। बच्चा लोग
भले ही वो ग्रो नहीं हो रहे लेकिन एक माने में ग्रो भी होते। मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि सैंड मॉल्ट, ठीक है। सैंड मॉल्ट मतलब रेत के टीले, रेत का पहाड़ होता है ना, तो रेत का पहाड़ कुछ ऐसा होता है, ठीक है। अच्छा, हवाएं चल रही है, हवा चल रही है तो मिट्टी उसके ऊपर ऐसे गिरी तो देखो रेत का पहाड़ ऐसे बड़ा होते रहता है। तो ये रेत का पहाड़ इतना बड़ा हो गया अब, मतलब पहले इतना था, इतना बड़ा, मतलब इसकी तो ग्रोथ हुई ना। सेम ऐसे ही बॉल्डर्स होते हैं, मतलब चट्टान भी बढ़ते हैं समय समय पे, वो भी बढ़ते रहते हैं। अच्छा, ये तो है नॉन लिविंग, बट इनका भी साइज तो बढ़ रहा है ना, ग्रोथ हो रहा है। तो क्या ये लिविंग बीइंग हुए? नहीं। तो ये लिविंग बीइंग की डेफिनेट प्रॉपर्टी है ही नहीं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अच्छा, तो क्या है, कैसे है? तो लिविंग बीइंग की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो प्रॉपर्टी है वो है इंटरनली। अगर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इंटरनली हो रहा है सेल के अंदर से, तब वो डेफिनाइट प्रॉपर्टी है। ये जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है ये तो एक्सटर्नली हो रहा है, ये तो एक्सटर्नली हो रहा है ना बच्चा लोग। इंटरनली होना चाहिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, समझ में आ रहा है? अच्छा, अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को बोला गया कि एक वेल ऑर्केस्ट्रेटेड प्रोसेस होता है। अब बोलोगे सर ऑर्केस्ट्रेटेड क्या हो गया? बच्चा लोग ऑर्केस्ट्रा समझ रहे हो, उसी से ये वर्ड लिया गया ऑर्केस्ट्रेटेड। अब ये ऑर्केस्ट्रेटेड का मतलब वेल मैनर में। ऑर्केस्ट्रा में देखो कैसे सब वेल मैनर में बजता है, हाँ, गिटार वाला एकदम प्रॉपर धुन में गिटार बजा रहा है, ड्रम वाला प्रॉपर बजा रहा है, तो एक वेल मैनर में चलता है। बच्चा लोग सेम ग्रोथ भी ऐसा वेल मैनर में चलता है। अब वेल मैनर में इन द सेंस, जैसे कि जब तुम छोटे थे तो इत्तू से रहे होगे, धीरे धीरे बड़े हुए हो। अच्छा, जब बड़े हो रहे थे तो सारी चीजें वेल मैनर में ही बड़ी हो रही थी। ऐसा तो था नहीं कि किसी का पहले ये हाथ बड़ा हुआ, फिर ये वाला हाथ बड़ा हुआ, फिर मुंडा बड़ा हुआ, फिर पैर बड़ा हुआ। कोई ऐसे तो बड़ा हुआ ही नहीं है, सब धीरे धीरे एक वेल प्रॉपर मैनर में बड़े हुए हैं। ये होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसीलिए इसे कहते हैं कि ये भी एक डेफिनेट प्रॉपर्टी है कि नहीं है, पहले वो बताओ। नहीं है अगर एक्सटर्नल ग्रोथ हो रहा है, और अगर इंटरनल ग्रोथ हो रहा है तो है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद वाला हमारा, ये तो हमारा हो गया ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब तीसरा पॉइंट क्या होना चाहिए बच्चा लोग? देखो, कोई चीज अगर पैदा हुई है, ठीक है, अब ग्रोथ भी हो रहा है, डेवलप भी हो रहा है, तो इसका मतलब उसकी एजिंग भी होगी। एजिंग भी होगी मतलब वो बुढ़ा भी होएगा, है ना। तो एजिंग की आप डेफिनेशन कैसे लिखोगे? एजिंग की आप डेफिनेशन कैसे लिखोगे? तो एजिंग इज अ प्रोसेस। पहले तो बात, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, इज नॉट अ प्रोसेस विच हैव अनलिमिटेड लाइफ स्पैन। मानते हो कि नहीं? जो भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है, कोई ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऐसी है जिसको अनलिमिटेड लाइफ स्पैन हो, एक सर्टन अमाउंट तक, मतलब एक सर्टन टाइम तक ही कुछ भी बढ़ता है, कम होता है ना। बॉडी की भी, हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन होते हैं उनका भी पर्टिकुलर टाइम स्पैन होता है एफिशिएंटली वर्क करने का। समझ रहे? एफिशिएंटली वर्क करने का उनका एक टाइम स्पैन होता है, उसके बाद वो वर्क करना कम कर दे। जैसे कि अभी आपके घर में दादी दादा होंगे, बूढ़े हो रहे हैं, उनको आप पूछो, जवानी में वो हो सकते थे बहुत तेज भागते थे, बट अभी तेज नहीं भाग रहे हैं। वो कभी कभी उनका एक डायलॉग आता है कि मेरे पैरों में, मेरे जोड़ों में दर्द है, हाँ, मेरे जोड़ों की ग्रीस खत्म हो गई, बोलते हैं वो लोग। अभी अच्छा, ये ग्रीस क्या होता है? तो जॉइंट में साइनोवियल फ्लूइड होता है, वो होता है, ठीक है। चलो, वो फिर कभी हम लोग स्केलेटन एंड द मसल पढ़ेंगे तब बताऊंगा। अच्छा, तो ऐसा होता है ना, सब बोलते हैं मेरी कमर दुखने लगी है, मेरा पैर दुखने लगा है, हाँ, मेरे जोड़ों में दर्द होने लगा है। बुढ़े लोग ज्यादा ऐसा बोलते हैं, बुजुर्ग लोग, है ना। तो क्यों? क्योंकि उनकी एज हो रही है। और मैंने बोला अभी कि एक सर्टन एज के बाद, एक सर्टन एज का, हमारे लाइफ के जो, हमारे बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो अपनी एफिशिएंसी कम हो जाती है उनकी वर्क करने की, इसे कहते हैं एजिंग। अब मेरे को बताओ, क्या एजिंग एक डेफिनेट प्रॉपर्टी है? हाँ है, लिविंग बीइंग की एक डेफिनेट प्रॉपर्टी कह सकते हैं हम लोग, एजिंग है। क्योंकि एज जो है इंसान करता है, बाकी जानवर एजिंग करते हैं, और दूसरे नॉन लिविंग थिंग एजिंग नहीं करते हैं। अगर उनको प्रॉपर मेंटेन रखे तो वो नहीं एजिंग करेंगे। हाँ, तुम बोलोगे सर इंसानों को भी अगर प्रॉपर करे तो वो भी एजिंग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई? इस दुनिया में जो भी पैदा हुआ है वो मरेगा ही मरेगा, है ना। कृष्ण, ब्रह्मा, सब हर किसी ने बोल के गया है कि जिस किसी का भी इस धरती पे जन्म हुआ है उसका मरण तय है। तो चलो, अब हम लोग यहां पर जन्म देते हैं। जन्म देते हैं मतलब रिप्रोडक्शन, मतलब रिप्रोडक्शन भी बच्चा लोग लिविंग बीइंग की एक प्रॉपर्टी है। पहली बात तो जान लेते हैं रिप्रोडक्शन होता क्या है, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है वो जान लो। रिप्रोडक्शन, देखो, रिप्रोडक्शन क्या मतलब? रिप्रोडक्शन मतलब
फॉर्मेशन ऑफ या मेकिंग ऑफ, ठीक है, मेकिंग ऑफ यंग वन एज सिमिलर एज देयर पेरेंट्स हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, देखो लाइफ खत्म होगी तो लाइफ हैज टू बी कंटिन्यू, लाइफ को कंटिन्यू करना चाहिए। कैसे करेंगे? अपने बच्चे पैदा करके, है ना। मैं आज मर जाऊंगा लेकिन कल मेरा जो जनरेशन है वो चलता रहेगा मेरे बच्चों के द्वारा, उनके बच्चों के द्वारा, उनके बच्चों के द्वारा। इसे ही रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो रिप्रोडक्शन एक बहुत ज्यादा जरूरी चीज है ना। तो लाइफ has to be continue, therefore the organism produce their young one as similar as their parents। समझ में आ रहा है? ये होता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में अच्छा दो टाइप होते हैं, एक है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पढ़ा है हर किसी ने 9th में। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व रहता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, है ना, एक मदर और एक फादर, मेल और फीमेल, दोनों के गैमेट्स मिलते हैं, जाइगोट बनता है और एक नया ऑर्गेनिज्म पैदा होता है। यही है। अच्छा बच्चा लोग, फिर अब मेरे को एक बात बताओ, क्या रिप्रोडक्शन डेफिनेट प्रॉपर्टी माना जा सकता है? अच्छा पहले मेरे को बताओ, क्या नॉन लिविंग थिंग्स रिप्रोडक्शन कर सकते हैं? कोई नॉन लिविंग थिंग रिप्रोडक्शन कर सकता है क्या? नहीं कर सकते, है ना। कोई भी नॉन लिविंग थिंग रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। मैं तो चाहता हूं अगर कर सकते ना तो बहुत मजा आता। मैं क्या करता, मैं मेरे वॉलेट में ना 500 के नोट दो रखता, अगले दिन सुबह उठता तो दो छोटे छोटे क्यूट क्यूट से 10-10 के नोट पैदा होते। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। रिप्रोडक्शन मतलब नॉन लिविंग थिंग नहीं कर सकते, सिर्फ लिविंग थिंग ही कर सकते हैं। तो क्या इसको डेफिनेट प्रॉपर्टी कह सकते हैं रिप्रोडक्शन को? अच्छा, आप सबके मन में आ रहा है हाँ सर कह सकते हैं रिप्रोडक्शन, क्योंकि लिविंग थिंग ही रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। मैं बोलूंगा नहीं, रिप्रोडक्शन डेफिनेट प्रॉपर्टी नहीं है। तुम लोग बोलोगे क्या सर घुमा रहे हो, कभी बोलते हो हाँ कभी बोलते हो ना। अब रिप्रोडक्शन तो लिविंग बीइंग ही कर सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग नहीं कर सकते, तो कैसे वो डेफिनेट प्रॉपर्टी नहीं हुआ? तो बच्चा लोग वो इसलिए डेफिनेट प्रॉपर्टी नहीं हुआ क्योंकि बहुत सारे ऐसे लिविंग बीइंग है, मतलब है तो वो लिविंग बीइंग बट वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। बेस्ट एग्जांपल एक बोलूं, हाँ बेस्ट एग्जांपल है किन्नर, जो ट्रांसजेंडर होते हैं, है ना। जो किन्नर है, ट्रांसजेंडर है, वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो तुम उनको ऐसा तो नहीं बोल सकते ना कि तुम लिविंग थिंग नहीं हो। मान रहे हो? नहीं बोल सकते ना, वो भी लिविंग थिंग है, आपके जैसे खा रहे पी रहे चल रहे बात कर रहे सब कर रहे हैं, है कि नहीं। तो वो भी लिविंग थिंग हुए बट वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग रिप्रोडक्शन को डेफिनेट प्रॉपर्टी नहीं कह सकते। बच्चा लोग समझ रहे हो? हाँ, किन्नर और ट्रांसजेंडर का मैंने एग्जांपल दिया है। जिन बच्चों को नहीं मालूम किन्नर या ट्रांसजेंडर क्या होता है, तो देखो कभी किसी के घर पे जब बच्चा पैदा होता है ना, तो उसकी बधाई देने के लिए कुछ लोग आते हैं, ठीक है, और बधाई देते हैं, फिर उन्हें हम पैसे देते हैं, वो होते हैं किन्नर। बच्चा लोग आपको किन्नर के बारे में पता है? एक ऐसे ही फन फैक्ट बताता हूं कि किन्नरों का आशीर्वाद लेना कहते हैं लोग जरूरी, मतलब अच्छा होता है। किन्नर अगर जिसको आशीर्वाद दे या श्राप दे उसमें बहुत ज्यादा पावर होती है ऐसा। तो चलो थोड़ा सा बायोलॉजी से अब अपन थोड़ा माइथोलॉजी पे आते हैं थोड़ा सा। हाँ, तो एक बार क्या हुआ था, राम जी को है ना वनवास मिल रहा था, मतलब मिला था वनवास। तो राम जी अयोध्या छोड़ के जा रहे थे, तो जितने भी अयोध्यावासी थे सब राम जी के साथ साथ ही आ रहे थे। तो अयोध्या के बॉर्डर तक, अयोध्या के सीमा तक सारे लोग आए थे। अब राम जी ने सोचा मैं अगर अयोध्या भी क्रॉस करूंगा तो ये लोग मेरे साथ साथ आने लगेंगे, तो मेरा वन छोड़ के क्या मतलब हुआ। तो राम जी पीछे मुड़े अयोध्या के और उन्होंने कहा कि अभी मैं मुड़ जाऊंगा और चला जाऊंगा, मैं पीछे भी नहीं देखूंगा। तो जितने भी नर हैं और जितने भी नारी हैं वो कृपया करके अपने अपने घर लौट जाए, मैं आपको आदेश दे रहा हूं। तो जितने भी नर थे मतलब मेल और जितने भी फीमेल थे सारे के सारे अपने घर चले गए, राम जी भी वनवास को चले गए। अच्छा, अब राम जी वनवास चले गए, फिर सीता माता का हरण हुआ, 14 साल बीत गए, फिर वो आने लगे। तो जब राम जी आ रहे थे तब उन्होंने क्या देखा कि अयोध्या के सीमा पे, अयोध्या के बॉर्डर पे बहुत सारे किन्नर बैठे हुए थे, ट्रांसजेंडर बैठे हुए थे। तब राम जी पुष्पक विमान से उतरे और उनसे पूछा कि आप लोग यहां क्यों बैठे हैं। तब उन्होंने कहा कि हम लोग आपके लिए ही बैठे और 14 साल से बैठे हैं। तो राम जी ने कहा मैंने तो सबको जाने के लिए कहा था, तो आप क्यों बैठे हो। तो उन्होंने कहा महाराज आपने हमें आदेश की, आपके आदेश में क्या कहा गया था कि जितने भी नर हैं और जितने भी नारी हैं वो चले जाएं। हम ना तो नर हैं ना तो नारी है, तो हमने आपके आदेश का पालन किया और हम यहीं रुके रह गए। राम जी इतना खुश हो गए उनकी भक्ति से, तो राम जी ने उनको यह आशीर्वाद दिया कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे आशीर्वाद में
बहुत ज्यादा पावर होगी। तुम जिस किसी को भी आशीर्वाद दोगे वो हमेशा फलित होगा, या जिस किसी को भी श्राप दोगे वो भी फलित होगा। इसलिए बच्चा लोग किन्नरों के आशीर्वाद को बहुत माना जाता है। तो इसीलिए बच्चा जब पैदा होता है तो किन्नर आते हैं तो लोग उन्हें पैसा देते हैं, उनसे आशीर्वाद मांगते हैं कि हमारे बच्चे को ब्लेसिंग करें। समझ में आया? चलो बच्चा लोग, माइथोलॉजी से हटके तो मैंने यहाँ पर किन्नरों का एग्जाम्पल दिया आपको। तो बच्चा लोग, ये ट्रांसजेंडर क्या मैंने बता दिया कि ट्रांसजेंडर भी लिविंग थिंग है बट रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। अच्छा, हमको हमारे बोर्ड्स वालों ने ये चीज का एग्जाम्पल नहीं दिया। बोर्ड्स वालों ने 2 चीज का एग्जाम्पल दिया है, वो क्या है हम जान लेते हैं। तो उन्होंने पहला हमको एग्जाम्पल दिया है म्यूल। अब बोलोगे सर म्यूल क्या होता है? बच्चा लोग, म्यूल का मतलब होता है खच्चर। अब बोलोगे सर अब ये कौन सा नाम बोल दिए खच्चर, अब खच्चर क्या होता है? तो बच्चा लोग, खच्चर किसे कहते हैं पता है? जब एक मेल डोंकी, ठीक है, जिसको जैक भी बोलते हैं हम लोग, मेल डोंकी प्लस फीमेल हॉर्स, मेल डोंकी प्लस फीमेल हॉर्स को हम लोग मेयर कहते हैं। तो जब मेल डोंकी प्लस फीमेल हॉर्स, मतलब मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स का क्रॉसिंग करवाते हैं, बायोलॉजिकली ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि दोनों का दोनों अलग जीनस वाले हैं, अलग स्पीशीज के हैं, नहीं होना चाहिए, बट हमने ऐसा कराया तो इससे पैदा हुआ म्यूल। अब ये जो म्यूल है, ये म्यूल बेचारा स्टराइल होता है। स्टराइल मतलब बच्चे पैदा नहीं कर सकता। अब तुम लोग बोलेगे सर ऐसा कैसे? मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स, इन दोनों का चलो मतलब क्रॉस ब्रीड करवाया, बट इनका बच्चा नहीं दे सकता, मतलब वो स्टराइल हो गए, ऐसे कैसे? तो बच्चा लोग, उसका कारण है इनके क्रोमोसोम नंबर के इसमें। जैसे कि डोंकी का क्रोमोसोम नंबर होता है 62 और हॉर्स का क्रोमोसोम नंबर होता है 64। हॉर्स का क्रोमोसोम नंबर होता है 64, तो 62 प्लस 64 ये दोनों का समागम हुआ, ठीक है। तो अब जो म्यूल बनेगा, म्यूल का बच्चा लोग क्रोमोसोम, ये बेचारा ना दोनों का भी नहीं रहता है, इसका क्रोमोसोम बन जाता है 63, इसका क्रोमोसोम बन गया 63। मतलब ये ना पूरी तरीके से डोंकी रहा, ना ये पूरी तरीके से हॉर्स रहा। समझ में आ रहा है? जिस वजह से ये बेचारा स्टराइल हो जाता है, ये बच्चे पैदा नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है? म्यूल, खच्चर, आपने पहाड़ों पे देखा रहेगा म्यूल्स को, है ना, माथेरान वगैरह अगर कभी आप जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा, वहां पर खच्चरों के ऊपर वो लोग लादते हैं सामान और उसको चढ़ाते हैं। तो बोलेंगे सर क्यों किया है लेकिन ये चीज, क्यों बेचारे घोड़े मतलब गधे को घोड़ी के साथ मतलब करने को लगाया? तो बच्चा लोग, उसका कारण ये है कि हम इंसान है थोड़े सेल्फिश। तो हमने क्या किया, देखो गधे के पास पावर है, वो ज्यादा वजन उठा सकता है, और घोड़े के पास पावर है कि वो ज्यादा से ज्यादा भाग सकता है, ज्यादा देर तक भाग सकता है और काफी तेज भाग सकता है। तो हमको ये दोनों क्वालिटी एक ही चीज में चाहिए थी, इसलिए हमने ऐसा किया। तो जो खच्चर होता है, खच्चर के पास दोनों क्वालिटी है, वो ज्यादा वजन भी उठा सकता है और ज्यादा तेज भाग भी सकता है। अब समझ में आया बच्चा लोग? अच्छा, तो ये एक हो गया म्यूल। दूसरा एग्जाम्पल उन्होंने हमको दिया है स्टराइल वर्कर बीज का। अब बोलोगे सर वर्कर बी, है ना, वर्कर बी क्या होता है? तो बच्चा लोग, हनी भी पता है आपको, हनी बी, हनीकॉम, ठीक है। तो हनीकॉम में 3 तरीके के बीज रहते हैं। पहली है क्वीन हनी बी, ठीक है, पहली है हमारी क्वीन हनी बी, दूसरे हमारे वर्कर बी, और तीसरा हमारा ड्रोन बी मेल होता है, और क्वीन बी वो फीमेल होती है, ये भी फीमेल है, ठीक है, ये भी फीमेल, ये दोनों भी फीमेल है। लेकिन क्वीन हनी बी को ही सिर्फ हक है, वो बच्चे पैदा करेगी। बाकी वर्कर बी, ये भी फीमेल है लेकिन ये बच्चे पैदा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? ये स्टराइल हो जाती है। क्यों स्टराइल हो जाती है उसका रीजन भी बता देता हूं। देखो बच्चा लोग, क्वीन हनी बी जो होती है ना, जब ये अंडे दे रही होती है, जब ये हनीकॉम्ब में अंडे देती है, तो अच्छा अंडे तो उसने बहुत सारे दे दिए, फॉर एग्जांपल उसने 1000 अंडे दे दिए सपोज। अच्छा, 1000 अंडों में से वो सिर्फ 10 से 15 ही अंडों को सिलेक्ट करती है क्वीन बनने के लिए, मतलब वो आगे चल के क्वीन बनेगी। तो ये इनके पास है ना शहद के जैसा एक और मटेरियल होता है जिसको कहते हैं रॉयल जेली। तो ये उनको रॉयल जेली खिलाती है। वो सिर्फ 10 से 15 लोगों को ही रॉयल जेली खिलाएगी, बाकियों को रॉयल जेली नहीं देगी। तो क्योंकि देखो उसने जिसको रॉयल जेली दिया उन सबकी उम्र बढ़ जाती है इन द सेंस, देखो क्वीन हनी बी मतलब बेसिकली वो 2 से 3 साल तक जिंदा रहती है या उससे ज्यादा,
बट जो वर्कर बीज रहते हैं ये ज्यादा से ज्यादा महीना, 2 महीना, 3 महीना, उससे ज्यादा नहीं जीते। सोचो रॉयल जेली का पावर, रॉयल जेली जिसको मिल रहा है वो 2 से 3 साल जी रही है, जिसको नहीं मिल रहा वो 2-3 महीना ही जी रही है। समझ रहे हो? तो बोलोगे सर रॉयल जेली से कैसे, क्या मतलब ये स्टेराइल हो गई? तो बच्चा लोग रॉयल जेली पहली बात तो इनको नहीं मिला, तो जिस वजह से इनकी बॉडी ज्यादा इवॉल्व नहीं हो। देखो क्वीन हनी भी बड़ी होती है और बाकी सारी बीज छोटी होती है, तो रॉयल जेली इसको नहीं मिला, तो जिस वजह से इवॉल्व नहीं हो पाई, मतलब बड़ी नहीं हो पाई, इसका साइज ग्रो नहीं हो पाया। प्लस क्वीन हनी भी है ना एक फेरोमोन रिलीज करती है, एक हार्मोन जिसको फेरोमोन कहते हैं, वो रिलीज करती है। वो रिलीज होने से क्या होता है पता है? ये वर्कर हनी भी जो होती है ना, ये वर्कर, इसने फेरोमोन रिलीज किया, ठीक है, इसने फेरोमोन रिलीज किया, जिस वजह से जो वर्कर बी थी हमारी, वर्कर बी में एक जीन एक्टिवेट हो गया, एक जीन एक्टिवेट हो गया जिसको हम लोग कहते हैं अनार्की जीन। अनार्की जीन। अच्छा, अभी जो अनार्की जीन होता है ना, जैसे ये वर्कर बी में एक्टिवेट हो जाता है अनार्की जीन, तो इस अनार्की जीन की वजह से वो वर्कर बी का ओव्यूलेशन नहीं हो पाएगा। अब ओव्यूलेशन नहीं हो पाएगा मतलब वो एग नहीं निकाल पाएगी, एग नहीं निकाल पाए मतलब वो स्टेराइल हो गई। समझ में आ रहा है बच्चा लोग? तो ये बोर्ड्स ने हमको ये 2 एग्जांपल दिए हैं, म्यूल का और वर्कर हनी बी का। ठीक है, वर्कर हनी बी स्टेराइल क्यों है मैंने वो भी बताया, क्योंकि अनार्की जीन उनके अंदर एक्टिवेट हो जाता है। क्यों एक्टिवेट? क्वीन हनी बी ने फेरोमोन रिलीज किए रहते हैं, प्लस उसको रॉयल जेली नहीं मिला, रॉयल जेली नहीं मिला जिस वजह से साइज में छोटी हो गई। समझ में आ रहा है बच्चा लोग? तो ये हमको 2 चीज बताई गई है। अच्छा, तो ये हो गया रिप्रोडक्शन। अब मैंने बोला कि रिप्रोडक्शन डेफिनेट प्रॉपर्टी नहीं है। क्यों नहीं है रिप्रोडक्शन डेफिनेट प्रॉपर्टी? क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लिविंग बीइंग है जो जिंदा है बट रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। मैंने अभी बोला जैसे कि ट्रांसजेंडर, ह्यूमंस में ट्रांसजेंडर हो गए और एनिमल्स में म्यूल, और हनी बी मैंने बोल दिया स्टेराइल वर्कर हनी बी। अच्छा, रिप्रोडक्शन, अच्छा मतलब बच्चे पैदा हो रहे हैं, रिप्रोडक्शन एक प्रॉपर्टी है। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ और क्या है? तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ एक और है जो है डेथ, जो है डेथ। अब हमारा डेथ, बच्चा लोग डेथ हर किसी ने कहा है, बड़े बड़े विद्वान भी कह के गए हैं, जो भी इस दुनिया में पैदा हुआ है उसका मरना तय है, कभी ना कभी वो मरेगा ही मरेगा, डेथ होगी होगी उसकी। ठीक है, तो अच्छा अब एक और मतलब समझ रहे हो, तो डेथ एक डेफिनेट प्रॉपर्टी है क्योंकि मरेगा ना वो इंसान, इंसान मतलब वो ऑर्गेनिज्म। तो डेथ को हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, तो एज द बॉडी लूजेस इट्स कैपेसिटी, हम लोग किसी भी चीज को डेथ कैसे कंसीडर करते हैं, है ना? डॉक्टर आता है वो बोलता है ये डेड है, कैसे वो डेड? कैसे? उसका हार्ट बीट देखता है, हार्ट बीट काम नहीं कर रहा है कि नहीं, तो उसको डेड डिक्लेयर कर देगा। वो एक और चीज देखता है, क्या उसकी बॉडी मेटाबॉलिज्म कर रही है अभी भी, क्या उसकी बॉडी अभी भी मेटाबॉलिज्म कर रही है? मैंने बोला ना मेटाबॉलिज्म क्या होता है। तो जिस किसी की भी बॉडी मेटाबॉलिज्म की कैपेसिटी लूज कर देती है उस ऑर्गेनिज्म को हम लोग डेड कंसीडर करते हैं। क्या कंसीडर करते हैं? डेड। समझ में आ रहा है? तो हमारा डेड भी एक डेफिनेट प्रॉपर्टी हो गया। अब इसके बाद हमारा एक और प्रॉपर्टी है जो है रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। अब बच्चा लोग रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई मतलब क्या है ना? रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई मतलब रेस्पॉन्स करना, स्टिमुलाई मतलब सराउंडिंग को, है ना? अच्छा, एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि एक एग्जाम मैं बोल रहा हूं कि एक रूम में तुम बैठे, ठीक है, अब उस रूम में मैंने एकदम ऐसा क्लाइमेटिक कंडीशन ला दिया कि उधर पे 0 डिग्री टेम्परेचर। अच्छा, अब 0 डिग्री टेम्परेचर हो गया तो क्या करोगे? एकदम कुड़कुड़ करोगे, ठंडी लगेगी तुमको, तुम ऐसे ऐसे कांपोगे, ऐसे सिकुड़ लोगे, चद्दर ओढ़ लोगे, है कि नहीं? तो क्या किया तुम्हारे बॉडी ने? रिएक्ट किया, तुम्हारे बॉडी ने टेम्परेचर से रिएक्ट किया, वो रिस्पॉन्स कर रहा है कि हाँ भाई ठंडी हो रही है, कुछ मेरे को गर्मी करने के लिए दो। समझ में आ रहा है? अच्छा, सेम उसी जगह पे हाँ मैं इस बॉटल को रख देता हूं, तो क्या ये बॉटल भी ऐसे कुड़कुड़ कुड़कुड़ करेगी क्या? हाँ, या मैं इस पेन को रख देता हूं तो क्या ये पेन भी कांपने लगेगा क्या ठंडी के मारा? नहीं, ये कुछ रिएक्ट ही नहीं करेगा। मतलब जो चीज एक्सटर्नल स्टिमुलाई को, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को रिएक्ट करती है वो चीज लिविंग बीइंग कहलाएगी। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब कैसा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट? तो बायोलॉजिकल भी हो सकता है और थर्मल भी हो सकता है, समझ में आ रहा है, और केमिकल भी हो सकता है। ये 3 चीज समझ में आ रहा है बच्चा लोग? थर्मल मतलब टेम्परेचर से, केमिकल मतलब बॉडी के अंदर तुम्हारे जो भी केमिकल चेंजेस होते हैं उसकी वजह से, है ना, तुम रिएक्ट करोगे। तुमने जैसे कि कोई घटिया सी चीज खा ली, सपोज पॉइजनस फूड खा लिया, फूड पॉइजन हो जाता है लोगों को, सड़ा गला चीज खा लिया तो तुम्हारे बॉडी के अंदर क्या हो गया? टॉक्सिन चला गया है ना? तो बॉडी रिएक्ट करी, तुम उल्टी कर रहे हो, उसको बाहर निकाल रहे हो,
प्रॉपर्टी है, लिविंग बीइंग की प्रॉपर्टी है, मतलब रिस्पॉन्स कर रहे हो। समझ में आ रहा है बच्चा लोग? तो ये 3 चीजें होती हैं। तो ये जो हमने अभी पढ़ा, ये 6 पॉइंट, ठीक है, ये लिविंग बीइंग का बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ इसको कहा गया है। मतलब एक लिविंग बीइंग है कि नहीं, वो कैसे पता करेंगे? हमको देखना कि क्या वो ये सारी चीजें फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो बच्चा लोग, अच्छा अब रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई पढ़ गया, डेथ पढ़ गया, सब पढ़ लिया। तो मेरे को एक बात बताओ, अगर कोई इंसान कोमा में है, ठीक है, मतलब मेंटली डेड है, उसका ब्रेन काम नहीं कर रहा, वो कोमा में है, तो क्या उस पेशेंट को तुम लोग लिविंग कहोगे या नॉन लिविंग कहोगे? मेरे को वो बताओ। इन प्रॉपर्टीज के हिसाब से वो स्टिमुलाई को रेस्पॉन्स नहीं कर रहा क्योंकि वो कोमा में है कि नहीं? सेल्फ कॉन्शियस नहीं है ना उसको, अनकॉन्शियस है वो। तो अनकॉन्शियस इंसान को तुम लोग लिविंग बोलोगे या डेड बोलोगे? लिविंग बोलोगे। क्यों लिविंग बोलोगे? भले ही वो कोमा में है, लेकिन उसका बाकी सारा चीज तो काम कर रहा है, वो मेटाबॉलिज्म तो कर रहा है ना। समझ में आ रहा है? इसलिए तो ये तुम्हारे बुक में क्वेश्चन भी है, तुम्हारे बुक में क्वेश्चन है, इफ अ पेशेंट इज अ ब्रेन डेड या इज इन अ कोमा, देन इट इज लिविंग और नॉन लिविंग? इट इज लिविंग बिकॉज इट परफॉर्म्स मेटाबॉलिज्म। समझ में आ रहा है बच्चा? चलो फिर बच्चा लोग, आज का लेक्चर हम लोग यहां खत्म करते हैं। इसके बाद हम लोग इसका आगे का जो है हमारा टेक्सोनॉमिकल एड, वो पूरा हम लोग पढ़ेंगे। उसके अंदर क्या क्या आता है, हर्बेरियम वगैरह, मैं सब डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है बच्चा लोग? तब तक के लिए चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। कुछ भी डाउट है कमेंट सेक्शन में बिंदास पूछो, सर तुमको उसका जवाब देंगे। ठीक है बच्चा लोग? और इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और बने रहो बायो के अच्छे अच्छे लेसन के लिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।